ठीक है। कुछ हम सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रेयर करेंगे, उसके बाद ही हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है, आपको अपनी कमर, पीठ, गर्दन जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। आपकी गर्दन, आपके कंधे जो है काफी रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ना है कंधों को, और हाथ को आप इस तरीके से रख सकते हैं अपने घुटने के ऊपर, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कुछ मुद्रा धारण करनी है। अगर आप बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, तो आप अपने पैरों को कुछ इस तरीके से समतल जमीन के ऊपर रख सकते हैं, घुटने मोड़ के, और आप बैठ सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से आप हाथों की मुद्रा बना सकते हैं। अगर आप आलकी पालकी मार के बैठे हुए हैं, या अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, कमर, पीठ और गर्दन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड, ठीक है। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट का भाव लेकर आएंगे, सभी मुस्कुराएंगे और धीरे से आंखें बंद कर लेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। कुछ क्षण मौन ही रहेंगे, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बरकरार रहेगा। आंखों को बंद ही रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे। आज के जो भी योगाभ्यास है, या आज हम जो भी प्राणायाम देखने वाले हैं, या कोई भी सेशन में बात डिस्कस करने वाले हैं, उसको ध्यान से सुनेंगे, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर पूर्ण रूप से ईमानदार होकर, और अपना तन और मन दोनों लगाकर हम हर बात को अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसी प्रण के साथ दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में घर्षण करेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को रख दीजिए, अच्छे से लगाएंगे अपने आंखों के ऊपर हथेलियों को। आंखों को बंद ही रखना है, और धीरे से आपको बंद आंखों से ही नीचे देखने की कोशिश करनी है। पुतलियों को नीचे करेंगे। अब धीरे से नीचे देखते देखते ही बंद आंखों से आंखों को खोलेंगे, और अब धीरे से हाथ हटा लेंगे। नमस्ते। तो आज हम बात करने वाले हैं योग और न्यूट्रिशन की, ताकि हम अपने जीवन को और कैसे बेहतर कर सकें। देखिए दोस्तों, जब हम हेल्थ की या स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो जो देसी तरीका है या जो योग में बताया गया है स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, वो काफी अलग है जब हम बात करते हैं विदेशी या बहुत रीसेंट टाइम में या बहुत आधुनिक जो डेफिनेशन है उसकी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्थान जो है, ये कहती है कि शरीर आपका, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, यानी आपकी दिमागी जो स्थिति है, आपकी जो शरीर की जो स्थिति है, आपकी सामाजिक जो स्थिति है, और आपकी जो स्पिरिचुअल यानी कि आपकी जो भी आध्यात्मिक स्थिति है, ये चारों अगर ढंग से आप बैलेंस रूप से जी रहे हैं, या अगर इनमें बैलेंस है, तो आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो यानी आपका फिजिकल जो लेवल है, आपका जो मेंटल लेवल है, आपका इमोशनल लेवल है, और आपका जो भी स्पिरिचुअल लेवल है, ये अगर एक लिमिट से अच्छा है, लिमिट के ऊपर है, तो आप स्वस्थ कहलाए जाते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि आप स्वस्थ हैं। पर अगर हम योग की बात करते हैं, तो योग में और भी बहुत सारे हमारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, मापदंड आ जाते हैं, जो हमें स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। तो योग क्या है दोस्तों, और योग में स्वास्थ्य का महत्व क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जिन जिन आयामों के ऊपर योग में जिक्र किया गया है, अगर हम उन पहले आयामों को समझ लेंगे, तो हम उन आयामों के ऊपर काम करने लगेंगे। तो हम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ योगासन करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक मैट ले रखी है, तो इस तरीके से 2 घंटे मैट के ऊपर बिताना जो है वही योग कहलाता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा दान पुण्य का काम नहीं करते हैं, अगर आपके
बातों में या आपके कर्मों में बहुत हिंसा है, अगर आप किसी को दुख दर्द पहुंचा रहे हैं, पर अगर आप 2 घंटे अच्छे से योगासन कर रही हैं, तो क्या आप योगी कहलाएंगे? नहीं, क्योंकि योग जो है वो ये कहता है कि सिर्फ शारीरिक लेवल के ऊपर ही आपको एक डिसिप्लिन या एक अनुशासन ही बरकरार रखना है। आपको अपनी एनर्जी के ऊपर, अपनी श्वास के ऊपर भी काम करना है। आपकी श्वास बहुत गुस्से में बहुत तीव्र हो जाती है, बहुत जल्दी से आपको गुस्सा आ जाता है, तो क्या आप योगी कहलाएंगे? नहीं। हो सकता है कि WHO के अनुसार आप फिट कहलाएं, आप हेल्दी कहलाएं कि मैं तो रोज जिम जाता हूँ, 2-2 घंटे जिम करता हूँ। पर अगर आपके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है, अगर आप अपने तनाव को जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी नींद जो है वो अच्छी नहीं है, आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, या आप बहुत ज्यादा आदतों से घिरे हुए हैं, बुरी आदतों से, तो आपने अपने शरीर के ऊपर तो बहुत अच्छे से कंट्रोल पा लिया है, पर आपकी जो मन की जो स्थिति है, जो तनाव है, या जो आपकी बहुत ज्यादा किसी चीज को लेने की आसक्ति है, लोभ है, अहंकार है, ये सारी चीजें भी योग में बताई गई हैं कि इनका भी हमें जरूर गौर फरमाना चाहिए इनके ऊपर। तो शारीरिक रूप से आपके हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, आपकी श्वास अच्छी चल रही है, एक बात है, पर उसके बाद भी हमारे कई सारे आयाम होते हैं जिसके बारे में योग में जिक्र किया गया है, और इन सभी आयामों से मिलकर एक शब्द बनता है और वो है स्वास्थ्य। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि हमारा ये जो 5 आयाम है, ठीक है, इसे कहते हैं पंचकोश। ठीक है, तो पंचकोश क्या है, आज हम सबसे पहले ये जिक्र करेंगे। पंचकोश का जो कंसेप्ट है ये हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। अब उपनिषद बहुत 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 साल पहले लिखे गए हैं। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो 100 साल पहले थी नहीं, 150 साल पहले थी नहीं, 200 साल पहले थी नहीं, पर जब हम वेदों की और उपनिषदों की और योग की बात करते हैं, तो ये जो योग का कंसेप्ट है ये हमारा करीब 5000 और कई कई बार 10,000 साल पहले का है, ये बताया गया है। तो आज हम वेदों से देखते हैं कि स्वास्थ्य का क्या मतलब है। तो हम आज बात करने वाले हैं पंचकोशों की। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे हम लास्ट के 5 या 10 मिनट में जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम खुद ही याद कर लेते हैं कि 5 जो हमारे कोश हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कोश है वो है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब वो कोश जो अन्न से बनता है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो हैं ये 5 कोशों से निर्मित है। तो सबसे पहले है अन्नमय कोश, जो भी आप अन्न से खाते हैं, जो भी अन्न की वजह से आपके अंदर पनपता है, जो अन्न से चलता है, वो अन्नमय कोश है। तो अन्नमय कोश में क्या क्या है, ये जो आप ग्रॉस बॉडी देख रहे हैं, ये जो आप शरीर देख रहे हैं, जो स्थूल शरीर जिसको मैं कहती हूँ कि हाँ ये मैं रश्मि हूँ, हाँ ये माधवी जी हैं, हाँ ये अभिरंजन जी हैं, ये अशोक जी हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरी नाक है, ये मेरे कान है, ये मेरे हाथ और ये मेरे पैर है, और इसके अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो ये मेरा दिल है, ये मेरा फेफड़ा है, ये मेरा लिवर है, ये मेरा गुर्दा है, ये मेरी जंघाएं हैं, है ना। तो फिजिकल बॉडी यानी कि हमारा जो फिजिकल शरीर जो दिख रहा है, जिसको खाने की जरूरत होती है, जिसको एक बहुत ही सामान्य रूप से दिखने वाले भोजन की जरूरत होती है, उससे जो शरीर पनपता है उसे कहते हैं हम अन्नमय शरीर। ठीक है, तो पहला तो है अन्नमय शरीर। अब हम बात करते हैं दूसरा, यानी हमारे दूसरे कोश की बात करते हैं। तो दूसरा हमारा कोश है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश। तो क्या सिर्फ मैं अपना शरीर हूं? नहीं, क्योंकि ये शरीर बहुत कुछ कर सकता है। मान लीजिए कि मैंने मिट्टी खोदी और मैंने एक बीज बोया और उसमें 10 साल बाद पेड़ बन के बड़ा हो गया, तो ये मैं कैसे कर पाई? मैं सिर्फ शरीर होती तो मैं मृत पड़ी हुई होती, पर मेरे अंदर एक एनर्जी भी है। मैं बहुत सारी चीजें सिर्फ एनर्जी के साथ साथ कर सकती हूँ। मैं चल सकती हूँ, मैं उठ सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ, मुझे हिचकी आती है, मुझे जलन होती है, या मैं बोल पा रही हूँ, एक बैलेंस कर पा रही हूँ, कोई चीज उठा सकती हूँ, कोई चीज रख सकती हूँ। तो सिर्फ शरीर होता तो मैं ये नहीं कर पाती, पर शरीर के अंदर एक एनर्जी भी है। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? प्राण। तो इससे जो अगर हम, और क्या प्राण हमें दिखता है? प्राण हमें दिखता नहीं है, बस हमें महसूस होता है। मतलब हम एक इंसान जिसमें प्राण है और एक मृत शरीर जिसमें प्राण नहीं है, बट डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अंतर कैसे कर सकते हैं?
ऐसा अंतर कर सकते हैं कि इसके पास किडनी है, आंख है, आते हैं, गुदर है, सब कुछ है, इसके पास भी है, पर इसके पास अंदर प्राण भी चल रहे हैं, इसके खुद के प्राण भी है, इसीलिए प्राणमय कोश भी उस शरीर का है। तो आप समझ गए, दूसरा शरीर, दूसरा जो हमारा कोश है उसे कहते हैं प्राणमय कोश, यानी कि ये एक ऐसा कोश है जो एनर्जी आपको देता है इस शरीर के अंदर, हमें दिखाई नहीं देता, पर हम ये कह सकते हैं कि इस इंसान के अंदर, इस शरीर के अंदर प्राण है, इसकी वजह से ये बहुत सारी चीजें कर पा रही है, कर पा रहा है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे कोश की तरफ। तो हमारा तीसरा कोश जो है उसका नाम है मनोमय कोश। मनोमय कोश यानी मन से निकला है ये शब्द, यानी मनोमय कोश का क्या मतलब है? अब देखिए, मेरे हाथ पैर तो हैं, मेरा शरीर तो है, अन्नमय शरीर तो है, मैं बोल भी पा रही हूँ, पलके भी झपका पा रही हूँ, हिल भी रही हूँ, बैठी भी हूँ, यानी मेरे अंदर प्राण भी है, मैं मृत नहीं हूँ, प्राणमय शरीर भी है मेरे पास। पर मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मैं किसी से प्रेम करती हूँ, किसी से द्वेष करती हूँ, मैं किसी के लिए प्यार की खातिर कुछ कर सकती हूँ, किसी के लिए मैं दुश्मनी में कुछ कर सकती हूँ। तो मेरा मन कभी ये करने के लिए करता है, कभी वो करने के लिए करता है। हम सभी लोग शरीर और प्राण के अलावा भी अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाएं अलग अलग होती है, हमारा मन अलग अलग चीजें करने के लिए करता है ना। तो किसी का मन कर रहा है कि आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाऊं, किसका मन कर रहा है कि नहीं तो योग के बारे में बात करनी है तो मैं बात करने या सेमिनार को सुनने के लिए चला जाऊं। तो ये कौन सी चीज है? ये जो चीज है ये भी तो मेरी है ना, मेरी इच्छाएं भी तो मेरी है, मुझे कुछ करने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे किसी से प्रेम है, किसी से द्वेष है, मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिड़चिड़ाहट होती है, या मुझे किसी पे बहुत ज्यादा दुलार आता है, मुझे देशभक्ति है ना, या मुझ में करुणा भाव है, मातृत्व भाव है। ये जो सारी भावनात्मक जो हमारी चीजें हैं ये आती है हमारे तीसरे कोश में, जो है हमारा मनोमय कोश। क्या हम मनोमय कोश देख सकते हैं दोस्तों? नहीं। तो हम सबसे पहले तो अपना शरीर देख सकते हैं। इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, तो ये तो है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर के अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर, जो हमें दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। मतलब आप इस चीज से मना नहीं करेंगे कि हाँ हम, हमारा शरीर तो है पर हम हमारी एनर्जी भी है, हमारे अंदर का जो प्राण है वो भी हमारा ही है, और साथ साथ हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं भी हमारी हैं। पर क्या हमें देखती है? नहीं देखती। तो एनर्जी जो हमारा दूसरा शरीर है और हमारा तीसरा शरीर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, यानी हमारा मन, क्योंकि हमारा मन जो है यहाँ से वहां कितनी भी देर में जा सकता है, पर हमारा शरीर यहाँ से वहां जाने को 2 मिनट लेगा, 4 मिनट लेगा, 6 मिनट लेगा। तो और शरीर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है। अब जब हम नॉर्मल स्वास्थ्य की या हेल्थ की बात कर रहे थे अब तक WHO में, तो हम इतनी ज्यादा डीप लेवल पर नहीं जा रहे थे, पर हमारे योगियों ने इस चीज को डिसाइड किया, उन्होंने जाना कि हमारे शरीर को हमें स्वस्थ करना है, हमारे प्राण को हमें स्वस्थ करना है, और उसके बाद हमें स्वस्थ करना है हमारे मन को, है ना। सो हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी जो एनर्जी है उनको भी हमें काबू में करना है। चलिए हम बात करते हैं हमारे चौथे शरीर की। ये जो चौथा कोश है, चौथा शरीर है, ये है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का मतलब, विज्ञानमय कोश जो है वो है आपकी बुद्धि। तो तीसरे नंबर पे तो आया आपका मन और चौथे नंबर पर आया आपकी बुद्धि। मन तो कभी करता है ये कर लूं, कभी करता है वो कर लूं, कभी करता है कि इसको कुछ बोल दूं, कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ चला जाऊं, कभी मुझे लगता है कि वहां चला जाऊं, कल मेरे एग्जाम से और मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये जो सारी चीज है इसके भी ऊपर एक बहुत ही सूझबूझ वाली चीज है जिसका नाम है बुद्धि। यानी कि जब आपका मन दोनों तरफ भटकता रहता है, जब आप भावनाओं में बहते होते हैं या जब आप इमोशनल हो जाते हैं, तब उसके ऊपर आता है आपका विज्ञानमय कोश, यानी कि आपकी बुद्धि। ये बुद्धि भी आपके अंदर ही है और ये आपको खुद से बोलती है कि आपको असली में क्या करना चाहिए और असली में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो अपने शरीर के ऊपर तो काम करते हैं ही, वो अपनी एनर्जी के ऊपर भी काम करते हैं और वो अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के ऊपर भी काम करते हैं। ये तो बेसिक है, पर वो लोग हमसे और उन्नत क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने इमोशंस में ना बह के अपनी बुद्धि के अनुरूप जो है हर डिसीजन लेते हैं, हर एक काम करते हैं। तो इसका भी जिक्र योग में किया गया है। अब आप देखते जाएंगे हम धीरे धीरे और अंदर जाते जा रहे हैं।
मैं तो समझ रही थी कि मैं ये हूं, पर तो मैं इसके अंदर भी और हूं, इसके अंदर भी और हूं, इसके अंदर भी और हूं। अब आई बात फिफ्थ यानी कि पांचवें शरीर। ये जो पांचवा शरीर है ये कभी किसी को दिखाई नहीं देता। ये पांचवा जो शरीर है कोई यहाँ तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं करता, किसी को पता भी नहीं है ये पांचवा शरीर है भी या नहीं। पर ये जो पांचवा शरीर है इसका नाम है, आखिरी वाले जो कोश है उसका नाम है आनंदमय कोश। जो इंसान अगर आपने बड़े से बड़े बाबाओं को देखा हो जिन्हें बहुत ज्यादा सिद्धियां हासिल हैं, जिन्हें कोई इंसान कुछ भी बोल के चला जाए उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर उनके घर में किसी बेबी का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी नहीं होती, और अगर उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो वो उसके लिए किसी भी तरीके का रोना नहीं रोते। क्यों? क्योंकि वे इन सारी चीजों से, इन सारी भौतिक सुख सुविधाओं से और भौतिक या जो मानसिक जितने भी डिजायर्स हैं या जितने भी उलझने हैं उन सबसे ऊपर हैं। अगर आपने देखा होगा ब्रह्म कुमारीज में बहुत सारी दीदी होती हैं, शिवानी दीदी को आप जानते होंगे, आपने सदगुरु देखे होंगे, या आपने बहुत सारे ऐसे लीडर्स देखे होंगे जिनके चेहरे पे हमेशा एक मंद सी मुस्कुराहट रहती है। अब ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों की मैंने बात बताई, पर आनंद में शरीर या आनंद में कोश हम सभी के पास होता है, पर हम देखते नहीं। आपने देखा है एक छोटे से बच्चे को, अगर आपने एक साल से छोटे बच्चे को या 1 या 2 साल के बच्चे को देखा होगा तो उसे ज्यादा पता ही नहीं होता कि मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है। अगर उसे लग भी जाती है तो उसे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, पर वो वापस से अपने आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। उसे ज्यादा संवेदनाएं और ज्यादा भावुकताएं या मानसिकताएं घेरती ही नहीं है। उसका शरीर है, उसकी एनर्जी है, वो खेल रहा है, उसकी कुछ लाइकिंग्स भी है। हो सकता है कि वो छोटा सा बच्चा खीर खाता हो पर वो शायद खट्टा कोई कुछ चीज ना खाता हो या कड़वी कोई चीज ना खाता हो, तो उसका थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है माइंड। उसका अभी हो सकता है कि बौद्धिक विकास ना हुआ हो, क्या वो बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल अभी नहीं कर पा रहा हो, जो धीरे धीरे उसके लाइफ में आगे होगा। पर आनंद में रहते हैं बच्चे हमेशा, और ये आनंद में रहना जो है ना दोस्तों, ये हम लोग भूल चुके हैं। तो अब कौन हमें बताएगा कि हमें आनंद की स्थिति में रहना है, कि हमें फर्क ही ना पड़े कि शत्रु आ जाए या मित्र आ जाए, गर्मी बहुत ज्यादा पड़े, ठंडी बहुत ज्यादा पड़े, हमारे कारोबार में हमें नुकसान हो, हमें फायदा हो, हम हमेशा बिल्कुल बैलेंस्ड रहें। श्री कृष्ण भगवान के जैसे हमेशा मुस्कुराते रहें, या बहुत बड़े बड़े जो अगर आपने सिद्ध पुरुष देखे हैं वो बिल्कुल बुद्ध की भांति बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। सो ये है जो हमारी स्थिति, ये है आनंदमय स्थिति, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है योग में। तो ये हम अगर स्वास्थ्य की भाषा परिभाषा समझे योग से, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये 5 कोश हैं जिन्हें पंच कोश कहा जाता है, हमें इन्हें समझना होगा। अगर हम सिर्फ योग को ये देख रहे हैं कि जो बाबा रामदेव करा रहे हैं, या जो मैट के ऊपर 2 घंटे करना है, मुझे इस तरीके से मोड़ देना है अपने शरीर को, उस तरीके से मोड़ देना है, ये स्वास्थ्य नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं हाँ मुझे डायबिटीज नहीं है, अगर मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, अच्छा मुझे मेरी दोनों आंखों से बराबर दिख रहा है, अच्छा मेरी नक्सीर नहीं बहती, अच्छा मुझे लकवा नहीं मारा, अगर मुझे माइग्रेन नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, ये नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर हम आनंद की बात करें, अगर हमारा परम लक्ष्य आनंद है, तो हमें इन बीमारियों का ना होने से ही तसल्ली नहीं मिलनी चाहिए, कि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम आनंद की स्थिति को ग्रहण करें, हम ऐसे हो कि हमें हर एक मौसम में, हर एक दिन के हर एक वक्त किसी भी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो, बहुत ज्यादा बैर ना हो। अगर कोई दुश्मन भी हमसे सहायता मांगे तो हम उसे दें, और अगर कोई दोस्त भी हमें बोले कि हमें गलत काम करना है तो हम उसका साथ ना दें, तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। तो सिर्फ डिजीजेस का या बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट आप अगर पंचकोश को थोड़ा भी याद रख पाएंगे इस सेशन के बाद, तो आप एटलीस्ट सोचेंगे कि मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 कोशों की बात करी। तो अब चलिए क्योंकि टाइम 1 घंटा ही है जिसमें से करीब 15 मिनट हमारे जा चुके हैं, तो हम आज क्या क्या अभ्यास करें। तो योग में अलग अलग चीजें जो है उनको बताया गया है, यानी कि अब हमें जो पता चल गया कि हम एक शरीर नहीं, हम एक्चुअली 5 शरीर हैं, और ये हर शरीर स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर होता जाता है। तब हम बात करते हैं कि हमें हर लेवल के ऊपर काम करना है।
यानी मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को फिट रखना है, मुझे अपने प्राण को बिल्कुल सही से देखना है कि मेरा जो एनर्जी लेवल है वो हमेशा अच्छा हो, मेरी एनर्जी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मेरी एनर्जी डिप्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, मैं किसी से भी बात करूं तो एक अच्छी चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए, मैं हमेशा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचूं, ये होना चाहिए। उसके बाद मनोमय कोश की बात करें तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे को डायबिटीज है और अगर मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है तो मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है। कल मेरा एग्जाम है, मुझे टीवी नहीं देखनी है तो मुझे नहीं देखनी है। तो हमारे मन के ऊपर जो हमारा कंट्रोल आता है ये हमें लेकर आना है, तो इसके लिए भी योग में बताया गया है। बुद्धि को विकास कैसे करें, बुद्धि का विकास कैसे करें। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ इंसान हैं पर आप अपने देश के लिए किसी भी तरीके से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप बड़े बड़े इन्वेंशंस या आविष्कार खोज नहीं कर रहे, तो आप समाज को क्या देंगे। आप बिल्कुल फिट हैं, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, बट सिर्फ बुरा ना करना ही पर्याप्त नहीं होता है, हम दुनिया में बहुत कुछ देने के लिए भी बने हैं। तो योग आपको और बेहतर इंसान भी बनाता है, बेहतर नागरिक भी बनाता है। एंड फाइनली इज आनंद, यानी कि आप हमेशा एक आनंद की स्थिति में रहने चाहिए। तो हम बात करते हैं योग के पहले एस्पेक्ट की, जो आपके शरीर के ऊपर काम करेगा। तो आपके शरीर के ऊपर सबसे ज्यादा क्या काम करता है, जो काफी आसानी से दिख जाता है, क्योंकि हमें शरीर ही सबका दिख रहा है, किसी की एनर्जी तो नहीं दिखती हमें, किसी का शरीर तो दिख जाता है, वो तो हम टीवी पे भी देखें तो दिख रहा है, आपको तो मेरा शरीर यहाँ पर भी दिख रहा है ना। तो शरीर के ऊपर काम करने के लिए आपको आसन लगते हैं। आसन यानी कि फिजिकल पॉस्चर्स। आसन में आपको अलग अलग तरीके के आसन होते हैं। कुछ आसन होते हैं जो खड़े होके किए जाते हैं, फिर कुछ ऐसे आसन होते हैं जो बैठ के किए जाते हैं, फिर कुछ आसन होते हैं जो आप पेट के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे तो किए जाते हैं। तो इस तरीके से 4 आसन हम मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हैं। तो एक आसन कौन से हुए, खड़े होके किए जाने वाले, दूसरे बैठ के किए जाने वाले, तीसरे पेट के बल लेट के किए जाने वाले, और चौथे पीठ के बल लेट के किए जाने वाले। तो ये 4 तरीके के आसन होते हैं। अब ये आसन जो है ये आपके शरीर से रिलेटेड, शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी सारी व्याधियां हैं या जितनी भी सारी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जाता है। अभी क्योंकि इतने सारे लोग हैं हम बात नहीं कर पाएंगे, पर आप खुद ही जानते हैं कि फिजिकल लेवल के ऊपर यानी शारीरिक स्तर के ऊपर आपको क्या परेशानी है। किसी को अर्थराइटिस की हो सकती है, किसी को बीपी की हो सकती है, किसी को माइग्रेन की हो सकती है, किसी को डायबिटीज की हो सकती है। तो ये सारी परेशानियां सिर्फ हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए आप किसी भी योग थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं और कुछ आसन जो पर्टिकुलरली आपकी बीमारी से जुड़े हुए हैं, जो आपको करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने हमारे फिजिकल बॉडी के लिए, अन्नमय शरीर के लिए आसनों का जिक्र किया। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड शरीर के लिए, जो है प्राणमय शरीर। हमारे जो प्राण हैं, अच्छा, किसी भी मृत शरीर में श्वास का जो संचार है वो नहीं होता, यानी कि किसी शरीर को मृत या जीवित घोषित करने के लिए प्राण सबसे आसानी से हम कैसे पता लगा सकते हैं, श्वास के थ्रू। जो इंसान जिम करता है उसको कभी भी उसके श्वास के बारे में नहीं बताया जाता। पाश्चात्य संस्कृति में श्वास का कोई महत्व है ही नहीं। श्वास का महत्व सिर्फ हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है और योग की शिक्षा में है। क्योंकि जो वेस्टर्नर्स लोग हैं या जो पाश्चात्य संस्कृति से बिलोंग करने वाले लोग हैं, उन्होंने शरीर को ही सब कुछ माना। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हमें अपने बुद्धि के लेवल के ऊपर या हमारी आत्मा के लेवल के ऊपर काम करना है। तो उन्होंने अपने श्वास को कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। आज आप देखें तो हो सकता है कि कुछ योगासन करते हुए आपको अमेरिकन या यूरोपियंस या चाइनीज, कोरियन, जापानीज दिख जाएंगे, पर क्या वो अपने श्वास के ऊपर भी ध्यान देते हैं, ये आप नहीं कह सकते। क्या वो इंसान अच्छा है या बुरा है, ये आप नहीं कह सकते। ये तो कोई भी सर्कस वाला इंसान भी आसानी से अपने हाथ पैर को बेंड कर लेगा, पर क्या उसने श्वास के ऊपर ध्यान दिया, ये सोचना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर यानी कि श्वास। देखिए, अगर आप पैदा हुए हैं और अगर आप मर रहे हैं, इन दोनों चीजों के बीच में अगर आप सिर्फ खाने और सोने के अलावा कुछ और करते हैं और जो निरंतर करते जाते हैं, वो एक ही चीज है, और वो पता है क्या है, श्वास लेना। यानी जब से आप पैदा हुए तब से आप हर मिनट श्वास ले रहे हैं जब तक आप मर नहीं जाते। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसका जिक्र किया जाता है योग। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड शरीर। क्योंकि टाइम कम है तो हम अपने श्वास के
ऊपर ध्यान ज्यादा देंगे आज के सेशन में। अगर कभी हमें मौका मिला फिर से जुड़ने का, तो हम हमारे बाकी शरीर के ऊपर और बाकी शरीर को कैसे मजबूत किया जाता है, मन को, विल पावर को, इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कि गर्मी लग रही है तभी भी हम सहन कर पा रहे हैं, एक बार यूपीएससी का एग्जाम दिया, हम फेल हो गए पर हम फिर से एग्जाम देंगे। अगर कोई धनराशि है, अगर आपकी फैमिली कोई कंडीशन ऐसी है कि आपको ये धनराशि अगर मिल जाए तो उसके लिए आप जी जान लगा के मेहनत करेंगे, और वो अगर धनराशि आपको मिल जाए तो हो सकता है कि आप अपने घर का कोई लोन चुका लें, और उसके लिए आपको एक विल पावर चाहिए, आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए विल पावर चाहिए, आपको दो शिफ्ट करने के लिए विल पावर चाहिए। ये सारी विल पावर कहाँ से आएगी? अपने मन को पक्का करना पड़ेगा, मन की शक्ति को पक्का करना पड़ेगा। तो आज हम उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे, या हम अपनी बुद्धि को और कैसे अच्छा कर सकते हैं और अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हैं, बीरबल जैसे या तेनाली रामन जैसे या एपीजे अब्दुल कलाम जैसे या स्वामी विवेकानंद जैसे कैसे हो सकते हैं, बौद्धिक क्षमता कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम कभी और अगर मौका हुआ तो जरूर जिक्र करेंगे। तो आज हम सिर्फ एक ही चीज के ऊपर जिक्र करते हैं क्योंकि टाइम कम है, हमारी श्वास के ऊपर। ठीक है, रेडी? थम्स अप दे दीजिए। ओके, चलो। तो यहाँ पे अभिरंजन जी ने मुझे थम्स अप दिया है, थैंक यू अभिरंजन जी। तो चलिए, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एक ऐसा बच्चा जिसे हमने देखा हो और जिसको हमने ध्यान से देखा और उसने श्वास ले रहा, क्योंकि हर एक इंसान अगर जीवित है तो श्वास तो ले ही रहा है। तो आपने कभी देखा है किसी बच्चे को सोते हुए वो श्वास ले रहा होता है तो क्या होता है? बच्चे अगर देखें, जो बिल्कुल पैदा हुआ 3 महीने 6 महीने का जो बच्चा होता है, वो बिल्कुल मस्त बिंदास सो रहा होता है और उसका सीना ऊपर नीचे नहीं होता, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। ऐसे बच्चों में बहुत आसानी से दिखता है, इसलिए मैं बच्चों का एग्जांपल दे रही हूँ कि बच्चों का जो पेट होता है वो आसानी से आपको फूलता हुआ अंदर जाता हुआ, फूलता हुआ अंदर जाता हुआ नजर आता होगा। तो अब क्या है कि बच्चे को तो हमने आज तक सिखाया नहीं कि श्वास लेने का सही तरीका क्या है, वो तो अपने हिसाब से ले रहा है, पर वो अपने पेट को क्यों फुला रहा है? क्योंकि हम तो श्वास लेते हैं तो हमारी तो श्वास फेफड़े में जाती है, पेट में तो खाना जाता है। अब बच्चा पेट कैसे फुला रहा है या श्वास लेते लेते उसका पेट कैसे फूल रहा है, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो आज हम देखते हैं सही तरीके से श्वास लेने का तरीका, क्योंकि दोस्तों अगर आप श्वास सही लेने का तरीका जान जाएंगे, जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो आपकी जीवन जीने की क्षमता 60 साल की थी, आप 60 साल वाली जिंदगी 90 साल में, 100 साल में जी सकते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और आपकी शक्ल ऐसी लगती है जैसे 30 या 32 साल की हो गई है, तो इसीलिए क्योंकि आपका शरीर तो है, शरीर में कोई व्याधि नहीं है, पर आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं है। और वो ऊर्जा कहाँ से नहीं आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से नहीं आ रही है? क्योंकि आप ढंग से श्वास ही नहीं ले रहे। हमारे फेफड़े इतने अच्छे हैं, इतने ज्यादा उनकी कैपेसिटी है, इतनी क्षमता है कि वो 5.5 लीटर ऑक्सीजन एक बार में अंदर रख सकते हैं, पर हम कितनी छोटी छोटी कम मध्यम मध्यम सी श्वासें लेते हैं, बहुत तनाव वाली श्वासें। किसी पे गुस्सा आ जाता है, बॉस अगर हमें कुछ कह जाता है, हमें किसी पे गुस्सा आ जाता है, हमारे रूममेट के साथ लड़ाई हो जाती है, पापा या फ्रेंड से या मम्मी से लड़ाई हो जाती है, तो हमारी श्वासें कितनी छोटी छोटी हो जाती है ना, हम हाफने लग जाते हैं। और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या जो लोग नोएडा में रह रहे हैं, गुड़गांव में रह रहे हैं, या जो भी बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, वहां पर तो प्रदूषण दोस्तों इतना ज्यादा है कि हम हमारी फुल कैपेसिटी से श्वास लेने भी लगे ना, तभी भी इतने सारे डस्ट पार्टिकल्स, इतना सारा धूल मिट्टी मैल हमारे नाक में आ जाता है कि हम हमारे फुल लंग्स की कैपेसिटी जितना श्वास लेते ही नहीं है। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि श्वास लेने का It's 4:30. तो श्वास लेने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सही तरीके से बैठें। अगर मैं इस तरीके से बैठी रहूंगी तो मेरे जो फेफड़े हैं वो अपने आप सिकुड़ जाएंगे, और अगर मेरे फेफड़े अपने आप सिकुड़ जाएंगे तो ये एक छोटे गुब्बारे की तरह हो जाएगा। मतलब मैंने गुब्बारा फुलाया, वो फूल सकता था, तो मैंने गुब्बारे को इस तरीके से पहले ही दबा दिया, उसके बाद मैं कितनी भी हवा क्यों ना भरूं, वो गुब्बारा वापस से मेरे हाथ को हटा के बड़ा सा नहीं हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इस तरीके से ऊपर निकाल के बैठे हुए रहते हैं, अगर हम इस तरीके से मोबाइल चला रहे होते हैं, तो हमारे जो फेफड़े हैं वो सिकड़े हुए होते हैं, यानी कि हम पूरा श्वास भरे भी ना तो भी हमारे फेफड़ों में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अच्छी श्वास या सही तरीके से श्वास लेने का तरीका है कि आपको अपनी कमर, पीठ और गर्दन स्ट्रेट रखनी है। दुनिया में 2 चीजें दोस्तों याद रख लो, आपकी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं वो परेशानी डिवाइडेड बाय 2, हाफ हो जाएगी। एक तो जिंदगी में हमेशा अपना मेरुदंड आपको स्ट्रेट रखना है,
अपने दिमाग में ये चीज घुसा लेनी है कि मुझे ऊपर निकाल के बैठना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए स्ट्रेट ही बैठना है, भले ही बाइक पे पीछे भी क्यों ना बैठे हो, ओला कैब में क्यों ना बैठे हुए हो, काउच के ऊपर बैठे हुए हो या पायदान के ऊपर, आसन के ऊपर बैठे हुए हो, हमेशा कमर पीठ गर्दन आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब आपकी कमर पीठ गर्दन स्ट्रेट रहेगी तो आपका जो सीना है वो बिल्कुल अपनी नेचुरल पोजीशन में रहेगा। ये मैंने अपना सीना निकाला हुआ नहीं है, ये सही तरीका है जो हम भूल चुके हैं और हम इस तरीके से बैठते रहते हैं, इस तरीके से हम खाना खाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, तो ये सही तरीका है बैठने का। ठीक है, दूसरा जो तरीका, दूसरी जो बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये कि चेहरे के ऊपर आप मुस्कुराहट हमेशा रखिए। आपका मेरुदंड स्ट्रेट और चेहरे के ऊपर ये जो आप ये गोलाई होनी चाहिए और ये सिधाई होनी चाहिए। अगर ये सीधा रहेगा मेरुदंड और अगर ये आपके जो चेहरे की जो मुस्कुराहट है ये अगर रहेगी ना, तो आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स में से आधी प्रॉब्लम्स जो है वो चली जाएगी। तो कमर पीठ गर्दन जब आपकी स्ट्रेट है तो आपने थोड़ा थोड़ा काम करना सीख लिया, श्वास लेना सीख लिया, यानी कि अब आपकी नेचुरल पोजीशन है। अब दूसरी बात ये कि श्वास जो है हमेशा आपको कॉन्शियसली लेनी चाहिए, कॉन्शियसली यानी ध्यान पूर्वक लेनी चाहिए। अब कौन एक एक श्वास के ऊपर ध्यान रखे? अभी ऐसा तो है नहीं कि हाँ जब मैं ये करूंगा, मैं नहाऊंगा तो ही श्वास लूंगा और तभी ध्यान दूंगा। श्वास तो एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा ले रहे हैं और अगर इसी के ऊपर ध्यान देते जाएंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे? यही गलत है। तो हमें क्या करना है, 24 घंटे में हर श्वास के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, तो शुरुआती दिनों में क्या करना है, कम से कम 10 मिनट तो जो श्वास लो उसको ध्यान से देखो कि क्या ले रहे हो, है ना। 10 से वो 20 मिनट होगा, 20 से वो 30 मिनट होगा, तो 30 मिनट तक आने वाली हर श्वास और जाने वाली हर श्वास अगर आप देख रहे हो कि कैसी आ रही है कैसी जा रही है, तो आपकी जिंदगी में सुधार आएगा। शारीरिक स्तर पर नहीं, प्राणिक स्तर पर, प्राण में शरीर के ऊपर, और फिर प्राण से वो मनोमय शरीर, विज्ञान में शरीर और आनंद में शरीर पे जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की कि हम कैसे लेंगे श्वास। बिल्कुल एक तो स्ट्रेट हमने कर लिया और उसके बाद हमें अपनी श्वास को देखना है। श्वास लेना सिर्फ श्वास लेना नहीं होता, अगर हम ध्यान से देखें मेरी श्वास को या मेरे प्राण को, तो मेरे शरीर में मेरे प्राण और प्राण के 3 हिस्से होते हैं। एक है श्वास लेना, एक है श्वास छोड़ना, है ना। हम तो लेने पे ही नहीं ध्यान दे रहे, तो छोड़ने पे तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा है श्वास रोकना। जितना जरूरी श्वास लेना है उससे ज्यादा जरूरी श्वास छोड़ना है और उससे ज्यादा जरूरी श्वास रोकना है। जब हमें गुस्सा आया, मैं अपने बॉस के पास गई, बॉस ने मुझे बोला इस बार प्रमोशन नहीं होगा, ये वो मुझे सबसे गंदा उन्होंने रेटिंग दे दी और मुझे बोला तुम सबसे गंदी एम्प्लॉय हो। मैंने उनका दरवाजा पटका, मैं बाहर आई और अपने अपने केबिन तक पहुंचने तक, मतलब बॉस के केबिन से अपने केबिन तक पहुंचने तक मेरी श्वासें ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, इतनी छोटी 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 श्वासें हो रही है हमारी, इतनी छोटी छोटी श्वासें, जबकि हमारी कैपेसिटी लंग्स की कितनी है, 5.5 लीटर ऑक्सीजन रखने की कैपेसिटी है। अगर यही चीज मैं, कोई भी बात हुई होती है, कोई भी झगड़ा हुआ होता, मेरी सासू माँ से, मेरे देवर से, जेठ से, टीचर से, स्टूडेंट से, किसी से भी झगड़ा हुआ होता, और अगर मैं श्वास वही लेती कि अच्छा मुझे अब 10 सेकंड तो सिर्फ लेनी है, 10 सेकंड छोड़नी है और 10 सेकंड तक रोकनी है, यानी एक श्वास पे अगर मैं 30 सेकंड लगा रही होती, तो आप खुद इस बात का यकीन करेंगे कि आपको इतना गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि आपने अपना ध्यान अपनी श्वास से हटा लिया, इसीलिए आपको इतनी सारी टेंशन है, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना आपके पास वक्त है कि आप गुस्से में अपना खून जला रहे हैं। अगर आप ये चीज रियलाइज करें कि आपकी श्वास कितनी इंपॉर्टेंट है, देन यू वुड रियलाइज, तब आपको ये पता चलेगा कि यार मेरी कितनी सारी श्वासें मैंने आज के दिन में इस वक्त बिना गौर फरमाए ले ली। मैंने अपनी श्वासों के ऊपर देखा ही नहीं कि मेरी श्वास कितनी है। अरे मैंने सिर्फ 1 सेकंड श्वास ली, रोकी तो थी और फिर छोड़ दी, फिर ली, फिर छोड़ दी, फिर ली, फिर छोड़ दी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम श्वास लेने, रोकने और छोड़ने पर ध्यान दें। श्वास हमेशा ली जाती है नाक से, आप दूसरी तरीके से भी श्वास ले सकते हैं, मुंह से। कुत्ते को आपने देखा होगा हाँफते हुए बिल्कुल जीभ बाहर निकाल लेता होगा, एक सेकंड की उसकी श्वास से लेनी, 60 सेकंड 1 मिनट में वो करीब 45 से 60 टाइम्स तक वो श्वास ले लेता है। और कुत्ता कितने साल जीता है? 9 साल।
और वही अगर मैं हाथी की बात करूं या अगर मैं कछुए की बात करूं तो कछुए जीते हैं 90 साल, 120 साल, कुछ कुछ कछुए 120 साल भी जीते हैं। इतने काम, इतने कंपोज्ड, मतलब इतने शांत से होते हैं वो। क्यों? तो भगवान ने उनको भी ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, उनको भी ये प्रणाली उनके अंदर फिट करके दिया कि जितनी श्वास लंबा करोगे, जितना श्वास छोड़ना लंबा करोगे और जितना श्वास रोकना लंबा करोगे, उतनी ज्यादा आपकी लाइफ, आपकी एज, अच्छी वाली एज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में रो रहे हो, अच्छे हेल्दी रहोगे। और ये जो बच्चों की हम बात करते हैं कि बच्चे पेट फुला फुला के श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ये सही तरीका है एक्चुअली, ये एक्चुअली सही तरीका है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में जिक्र करने वाली हूँ। जो एथलीट्स होते हैं जिनको, या जो गायक होते हैं, या जिन लोगों को 2-2 3-3 घंटे के भाषण देने होते हैं, वो बिना पानी पिए और बिना चक्कर खाए, और माइक चले ना चले, इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली उड़ गई, वो फिर भी आपने जैन गुरुओं को देखा होगा, जैन गुरु जो सभाएं करते हैं, जो सत्संग करते हैं, उन लोगों के जो सत्संग होते हैं, वो इतनी अच्छी सी उनके अंदर एनर्जी इतनी होती है, वो इतना प्राणायाम करते हैं कि वो 1000, 2000, 3000 का जो प्लेग्राउंड है उसमें जितने भी सारे लोग हैं, उन सभी लोगों को बिना माइक के भी बोल सकते हैं, सिंगर्स लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी श्वास के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्षय कुमार, या अगर मैं जितने भी एथलीट्स की बात कर लूँ, मैं भाग मिल्खा भाग के मिल्खा जी की बात कर लूँ, ये सारे एथलीट्स जो हैं, ये वैसी श्वासें लेते हैं और इतने ट्रेन कर दिए जाते हैं ये स्पोर्ट्समैन कि ये सही तरीके से श्वास लेते हैं, इसलिए जीते भी बहुत ज्यादा है। अगर पॉलिटिशियंस को आप देखिए, पॉलिटिशियंस जो है जरूर आपको मंच पे नजर आते होंगे, भाषण देखते होंगे, और इनका कितना ज्यादा वाद विवाद संवाद होता है, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं पॉलिटिशियंस, और उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो वो लोग अच्छे खासे जिंदगी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टेंशन भरी जिंदगी है, जो मीडिया के सामने जो इनकी जिंदगी है, ये तो ये है ही, पर ये सुबह जो 3 से 4 घंटे अपनी श्वास के ऊपर और अपने स्वास्थ्य के ऊपर पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं, कि जो खुद के पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, ये इनको इतना मजबूत कर देते हैं एनर्जी के तौर पे कि ये किसी भी वार्तालाप में इनको खड़ा कर दीजिए, ये बोल सकते हैं। ये इनकी एज आपको 70s 80s 90s दिखती है, ये इतने बड़े बड़े टफ डिसीजंस बनाते हैं, ये देश को चला रहे हैं। आज हम देखें तो नॉर्मल 80 साल का इंसान, 90 साल का इंसान घर नहीं चला पाता, क्योंकि वो उस तरीके से उनका खान पान नहीं रह गया। तो हमें अपने श्वास को कितना लंबा रखना है और कितना अच्छा रखना है, ये डिसाइड करेगा कि हमारी जो नॉर्मल एज है वो कितनी लंबी हम कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नाक से ही हमेशा श्वास लेनी है, नाक से ही श्वास छोड़नी है, तो मुंह का इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ। तो आई होप आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, आपको मुंह बंद करके, होठों को चिपका के, नाक को खोल के श्वास लेनी है, आपको अपने सीने को अच्छे से फैलाकर रखना है, आपको श्वास लेने, रोकने और छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। तो ये 4-5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हमारी श्वास को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम श्वास किस तरीके से ले सकते हैं। तो श्वास लेने के दोस्तों 3 तरीके के श्वास हैं, और इन तीनों को मिला के जब हम 1+2+3 कर देते हैं तो एक फुल यौगिक ब्रीदिंग, यानी कि संपूर्ण यौगिक श्वसन कहलाया जाता है। तो पहला हम देखते हैं सबसे बच्चों वाला तरीका, उसके बाद हम देखेंगे थोड़ा और अच्छा तरीका, और तीसरा हम देखेंगे थोड़ा और अच्छा तरीका। सबसे पहला जो श्वसन है, नोट डाउन कर लीजिए दिमाग में, विदाउट पेन एंड पेपर अपने दिमाग में घुसाइए हर चीज। सबसे पहला जो हमारा श्वसन है वो है हमारा उदर श्वसन। उदर मतलब पेट, उदर, उदर श्वसन। उदर श्वसन सबसे आसान श्वसन है। इसमें क्या है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो है यहाँ पर एक त्रिकोण शेप में, आपको यहाँ से सब, यहाँ पे थोड़ा सा कोना रहता है, और यहाँ पर हमारा एक सीना यहाँ आता है, इसी तरीके से यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके 2 ट्रायंगुलर शेप में 2 फेफड़े होते हैं। हर इंसान के 2 फेफड़े होते हैं, एक फेफड़ा दूसरे फेफड़े से छोटा होता है। कौन सा छोटा होता है? जहां पर हमारा हार्ट होता है। तो ये आपको उल्टा दिख रहा होगा विजुअल में, ये मेरा लेफ्ट है, यानी बायां फेफड़ा है, और ये छोटा होगा क्योंकि यहाँ पर मेरा सीने में मेरा दिल है। सबका ऐसा ही होता है। और ये वाला जो हमारा जो राइट वाला होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको बताया 5.5 लीटर जो है वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है। अब इस लंग को अपने पेट से अलग करने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर एक झल्ली दी। इसे हिंदी में झल्ली कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम आपने सुना होगा। तो जब हम श्वास लेते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है ना कि डायाफ्राम जो है ना नीचे चला जाता है, क्योंकि श्वास भरी हमने, हमारे ट्रायंगुलर फेफड़ों में गई, हमारे सीने जो है वो फूला, हमारा सीना फूला,
तो छोटे छोटे अंदर गुच्छे होते हैं वो फैले और ये हमारी जो झिल्ली पीछे चले जाती है। तो हमने क्या किया, इसीलिए बच्चे जो हैं वो इसी तरीके से श्वास लेते हैं, उनका पेट आपको ऊपर नीचे नजर आता है। अनुजी आपका सवाल है, शायद हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बस 5 मिनट मुझे दे दीजिए, 5 या 10 मिनट। तो उदर श्वसन का मतलब है हम उदर के को छू के महसूस कर सकते हैं कि हम श्वास कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने श्वास ली और ये चीज मुझे पता है कि जब मैं श्वास लूंगी तो मेरे फेफड़े फूलेंगे, और मेरे फेफड़े फूलेंगे तो ये झिल्ली थोड़ी नीचे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी तो मेरा पेट थोड़ा बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं ये कॉन्सेप्ट या ये जो अवधारणा है ये समझ जाऊंगी, तो मैं सबसे पहले, अगर आप उदर श्वसन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से एकांत में जब आप ध्यान लगा रहे हो या जब आप अपनी श्वास के ऊपर ध्यान फरमा रहे हो, तो आप इस तरीके से अपने पेट के ऊपर हाथ रख सकते हैं। जैसे जैसे मैं श्वास भरूंगी, मैं महसूस करूंगी कि मेरा जो पेट है वो थोड़ा बाहर की तरफ आ रहा है, और जब मैं श्वास छोड़ूंगी तो धीरे धीरे मेरा पेट अंदर की तरफ आ रहा है। अब जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं लोगों को, तो वो जानबूझ के अपने पेट को इस तरीके से फुला लेते हैं और जानबूझ के छोड़ते टाइम पेट अंदर कर लेते हैं। आपको अपने हाथ से पेट अंदर बाहर नहीं करना, आपको सिर्फ अपने हाथ को अपनी उंगलियों को फैलाकर अपने पेट के ऊपर रखना है, उदर के ऊपर रखना है, और आपको फील करना है कि मेरी श्वास इतनी प्रभावी है, मैं इतने सही तरीके से श्वास ले रहा हूँ, ले रही हूँ, कि मेरा जो पेट है वो खुद अपने आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से बिना किसी जोर जबरदस्ती के पेट फूल रहा है श्वास लेते वक्त, पेट अंदर जा रहा है श्वास छोड़ते। एक बहुत कॉमन सी बहुत सामान्य रूप से देखने वाली जो गलती हम करते हैं गलत श्वास लेने के चक्कर में, वो ये कि श्वास लेते हैं और पेट पिचका लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं पेट फुला लेते हैं। अब ध्यान ही नहीं जाता हमारा, हमें यही नहीं पता कि हमारी श्वास जो मैंने पिछली श्वास ली थी उसमें मेरा लेते समय पेट फूला था या पिचका था। तो गलत श्वास लेने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। सही श्वास लेने का तरीका ये है, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं श्वास ले रही हूँ, मेरा पेट फूल रहा है, मैं श्वास छोड़ रही हूँ, मेरा पेट अंदर जा रहा है। इनिशियली शुरू में आप जरूर हाथ के सहारे से ये चीज कर सकते हैं, बाद में आपको अपने कॉन्सेंट्रेशन को, अपने ध्यान को इतना अच्छा कर लेना है कि आप खुद से ही ये चीज नोटिस करें। जैसे अगर मैं इस तरीके से बैठी हूँ, रीढ़ की हड्डी मेरी सीधी है, आंखें बंद है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो मैं श्वास भरते भरते ही अपने पेट को फील कर रही हूँ कि अच्छा ये बढ़ रहा है, और छोड़ते छोड़ते ये पेट अंदर जा रहा है, पेट पिचक रहा है। तो ये चीज सबसे पहली चीज है, उदर श्वसन इसे कहते हैं। ठीक है, उदर श्वसन समझ में आया? उदर मतलब पेट, श्वसन मतलब श्वास लेना, है ना? तो श्वास भरेंगे, पेट छोड़ भटूरे जैसा भटूरा होता है ना, वैसे फुला लेंगे टमाटर पूड़ियों जैसा, और जैसे हम श्वास छोड़ें तो ऐसा पेट हो जाना चाहिए जैसे 4 दिन से खाना नहीं खाया, बिल्कुल पेट अंदर चला जाना चाहिए। ये श्वास लेने का सही तरीका है। दूसरा तरीका है जिसे कहते हैं हम वक्ष श्वसन। वक्ष यानी आपका चेस्ट, आपका चेस्ट यानी आपका फेफड़ा। दूर से अगर आप सामने से देखें तो इसे चेस्ट कहा जाता है, पर अंदर से आपको पता है कि ये फेफड़े हैं, और फेफड़े आपकी ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। जब तक आप श्वास रोक रहे हैं आपके फेफड़ों में ही क्या हवा भरी हुई है ना? तो जो भी गायक होते हैं या जो भी स्विमिंग करते हैं, जो भी एथलीट होते हैं, उनका ये जो कैपेसिटी है, लंग कैपेसिटी, यानी कि आपकी जो फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बहुत अच्छी होती है। तो ये कैसे इंप्रूव होगी? इसके लिए जो मेल है या जो पुरुष हैं वो क्या कर सकते हैं फील करने के लिए? सेम जैसे हम श्वास भर रहे हैं, कोई भी चीज भरते हैं तो फूलती है ना? पानी का जो गुब्बारा होता है होली में आपने देखा होगा, फूलता है। तो सेम बिल्कुल दिमाग में लगाना, अपने हाथों को, आपको उंगलियों को अच्छे तरीके से फैला लेना है और अपने सीने के ऊपर रखना है इस तरीके से। शुरुआती दिनों में आप अपने हाथ के या उंगली के मूवमेंट से फील करेंगे, महसूस करेंगे कि मैं जब श्वास भर रहा हूँ तो मेरा सीना इस बार फूल रहा है। जब आप सीने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वक्ष श्वसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका पेट यानी उदर नहीं मूव करना चाहिए, नहीं तो आप उदर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको अब वक्ष श्वसन के टाइम पर अपने पेट को बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सीधा रखना है। जैसा पेट है, जितना भी बड़ा है, जितना भी मोटा है, जितना भी पिचका हुआ है, वैसे ही रखना है। सिर्फ ध्यान आपका रहना चाहिए कि मैं अब वक्ष श्वसन का अभ्यास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रही हूँ, और श्वास भरते वक्त मेरा सीना फूल रहा है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं हमारे
लंग्स में, हमारे फेफड़े में, उन सब में हवा भरती है। एक पाइप और उस पाइप से बहुत छोटी 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 पाइप, और सब में छोटे छोटे से गुच्छे होते हैं। जब हम श्वास भरते हैं तो वो गुच्छे फूलते हैं। तो हमें बस इसी तरीके से कल्पना करनी है कि मैं श्वास भर रही हूँ और मेरे हर छोटे 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 गुच्छे में अच्छे से श्वास भर रही है, जिसकी वजह से मेरा सीना बाहर की तरफ आ रहा है। जबरदस्ती नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, महसूस करना है, जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये हमारा दूसरा श्वसन, इस श्वसन को क्या कहते हैं? वक्ष श्वसन। मैं अंग्रेजी में भी इसका नाम आपको जरूर बताऊंगी, पहले हिंदी में कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा जो श्वसन है ये है हंसली श्वसन। हंसली मतलब कॉलर बोन, जिसे जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए हमारे जो लंग्स होते हैं ना, वो नीचे यहाँ पर भी होते हैं, पर यहाँ पर भी होते हैं। अब हम हमारी फुल कैपेसिटी से श्वास ही नहीं लेते कि हम यहाँ तक भी श्वास भरें, इतनी भरती नहीं है हमारे पूरे लेवल तक। तो अब जो इंसान उदर श्वसन अच्छे से कर रहा है, जो वक्ष श्वसन अच्छे से कर रहा है, उसके बाद आता है हंसली श्वसन। चलिए मैं इंग्लिश में नाम बता देती हूँ। वन है, फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग है ना, इसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं, तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज चेस्ट ब्रीदिंग, इंग्लिश में चेस्ट ब्रीदिंग, हिंदी में वक्ष श्वसन। और तीसरी है हंसली श्वसन, हिंदी में, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैल्विकुलर ब्रीदिंग। ठीक है, सो ये ब्रीदिंग तीसरे चरण वाली ब्रीदिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हमारे पेट को बिल्कुल सीधा रखते हैं, जैसा भी है वैसा। हमारे सीने को हम बिल्कुल भी फुलाते हैं, पिचकाते नहीं है। हम सोचते हैं, हम मन ही मन इमेजिन करते हैं, ध्यान देते हैं कि हमारी जो श्वास है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ रही है, और कॉलर के यहाँ तक हमारी जो श्वास है वो आ रही है। इससे आप कैसे कर सकते हैं? इसमें आप अपनी उंगलियों को पास में रख के, सारी पास में रख के, और हंसली के ऊपर, हंसली रीजन या जो कैल्विकुलर रीजन बोलते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो यहाँ तक भी लोगों की श्वास भरती है जो सही तरीके से श्वास लेते हैं। तो ये तीसरा तरीका है, इसमें भी हम श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। आपको रिजल्ट ना दिख रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि आप 2 दिन ट्राई करने के बाद छोड़ दो। अरे मेरी तो हंसली ही नहीं ऊपर नीचे हो रही, अरे मेरा तो वक्ष ऊपर नीचे नहीं हो रहा। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके शरीर इतने अच्छे से एडजस्ट कर लेगा कि आप जो तीनों तरीके की जो मैंने ब्रीदिंग बताई है, 10 मिनट अगर आप उदर श्वसन करें, 10 मिनट आप वक्ष श्वसन करें, और 10 मिनट अगर आप हंसली श्वसन करें, तो आपको इसमें धीरे धीरे फर्क महसूस होने लगेगा। आपका हाथ जो है वो ऊपर नीचे मूव करेगा, या आप महसूस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो बिल्कुल अपनी श्वास के ऊपर विजय पा चुके हैं, यानी जो योगी हुआ करते हैं, जो हिमालय में रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं कि उनको 10-10 मिनट तक श्वास लेने की जरूरत नहीं, और हम ऐसे हैं कि हमको बोले 10 सेकंड श्वास रोक लो, तुम्हारे फेफड़े जवाब देते। तो वो कहाँ 10 मिनट और हम कहाँ 10 सेकंड, है ना। तो ये क्योंकि वो अपने उदर श्वसन, अपने वक्ष श्वसन और अपने हंसली श्वसन तीनों को एक साथ करते हैं, और इसे कहते हैं पूर्ण यौगिक श्वसन, यानी कि टोटल और फुल यौगिक ब्रीदिंग। फुल यौगिक ब्रीदिंग इसे कहा जाता है। तो इसे जैसे हमने सीखा 1 2 3 इसी चरण में करना है। यानी कि आपको जब श्वास भरनी है तो आप पहले, जब आप इमेजिन करें या जब ध्यान लगाएं, तो आप लगाएं कि मैं श्वास ले रही हूँ और मेरा उदर धीरे धीरे फूल रहा है। जब आपको लगे कि एक लिमिट के बाद आपको उदर नहीं फूल सकता, तो आपको बहुत आराम से उदर से वक्ष पे आ जाना है कि अब धीरे धीरे मेरा वक्ष बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे मेरी हंसली बढ़ रही है। ऐसा ना हो कि हाँ उधर उधर की श्वास तो खत्म हो गई, ओ गॉड अब मुझे वक्ष की अब दूसरी लेनी पड़ेगी। तो ये अगर आप 2 या 3 महीने की अभ्यास के बाद अगर आप देखें, तो आपको कुछ समझ में आने लगेगा कि आप उदर से वक्ष से हंसली एक श्वास में ही कंप्लीट कर सकते हैं। यानी ऐसा हुआ कि आपने पानी भरा, तो सबसे पहले एक बड़ा सा मटका था, उसमें पानी गया, और उस मटके के ऊपर ही एक दूसरा छोटा सा घड़ा था, उसमें पानी गया, और उसके बाद एक टोटी थी, एक ऐसा सिलेंड्रिकल कोई पाइप था, उसमें पानी गया। तो तीनों पाइप जो है वो जुड़ी हुई है, आपका शरीर जो है वो जुड़ा हुआ है। तो पहले नीचे पानी पड़ना शुरू करेगा, फिर बीच में, और उसके बाद ऊपर। इसी तरीके से जब आप श्वास छोड़ने जाएंगे, तो आप कहाँ से सबसे पहले श्वास छोड़ेंगे? हंसली से। 1 2 3 3 2 1, है ना। जब आप पानी खाली करेंगे तो सबसे पहले सिलेंड्रिकल जगह से पानी खाली होगा, फिर जो बीच वाला खड़ा था उससे पानी खाली होगा, फिर जो सबसे बड़ा मटका था उससे पानी खाली होगा।
इसी तरीके से हमारा शरीर भी काम करता है। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सबसे पहले रिलीज होगी, उसके बाद आपके वक्ष की और उसके बाद उदर की। तो इस तरीके से आपका सबसे पहले हंसली पीछे जाएगी, उसके बाद वक्ष पीछे जाएगा और उसके बाद आपका उदर पीछे जाएगा। तो ये हमने आज 3 तरह की यौगिक ब्रीदिंग प्लस एक फुल यौगिक ब्रीदिंग के बारे में हमने सीखा। अब ध्यान देने वाली दोस्तों बात ये है कि हमने लेने के बारे में, श्वास लेने के बारे में सीख लिया, हमने श्वास छोड़ने के बारे में सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि श्वास जो है रोकनी भी होती है। जैसे मैंने अभी बीच में जिक्र किया था कि लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है छोड़ना और छोड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोकना। तो दोस्तों जितनी ज्यादा आप श्वास कम लेंगे, जितनी ज्यादा आप श्वास कम लेंगे या 1 मिनट में आप जितनी कम श्वास लेंगे, आपका जीवन उतना ज्यादा बढ़ेगा। क्या इसका ये मतलब है कि हम अस्थमा ले लें? क्या इसका ये मतलब है कि हम अपने आप को, मतलब हमारे शरीर को खून आ गया और हम श्वास रोके बैठे हुए हैं? नहीं दोस्तों, आपको अपने आप को इतना स्वाभाविक बना लेना है, अपनी कैपेसिटी इतनी बढ़ा लेनी है कि मैं 4 सेकंड श्वास लूंगा, 4 सेकंड रोकूंगा और 4 सेकंड में छोड़ूंगा। तो ये आप स्टार्ट करेंगे पहले 2-2 सेकंड से, मान लीजिए, फिर 4-4 सेकंड, फिर 6-6 सेकंड। इस तरीके से आप देखेंगे कि जितना आप एक एक श्वास को लेने, रोकने और छोड़ने का जो टाइम है वो बढ़ाएंगे, तो आपकी 1 मिनट में श्वास लेने, जितनी भी आपने नंबर ऑफ श्वासें ली हैं वो कम हो जाएंगी। औसतन रूप से 8 से 10 या 12 श्वास जो है वो इंसान लेता है। पर हम योगियों की बात करें, जो यौगिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो जो ऐसे गुरु हैं या जो योगीज हैं, जो स्वामी हैं, जिनकी सिद्धियां हासिल हुई हुई हैं, वो इतने अच्छे काबिल हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और वो 1 मिनट में एक ही श्वास लेंगे। तो 20-20 सेकंड उनकी श्वास लेने की चल रही है, 20-20 वो होल्ड कर रहे हैं और 20-20 को रिलीज कर रहे हैं। तो ये लेने का सही तरीका है। पर ऐसा नहीं है कि आप अगली ही श्वास 20 सेकंड में ले ही नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे आपको अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। अगर आप ये करेंगे दोस्तों, यानी श्वास लेने का सही तरीका अगर आपने मान लिया, ये जो मैंने आपको मान लीजिए 10 से 12-15 पॉइंट्स बताए होंगे, अगर आपने सिर्फ श्वास के ऊपर ये ध्यान दिया, तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो श्वास है ये आपके मन को और आपके शरीर को जोड़ती है। शरीर और मन को जोड़ने के बीच का जो कार्य है वो आपकी श्वास का है। अगर आप श्वास बहुत शांत कर रहे हैं, अगर आपकी श्वास बहुत शांत है, आपके शरीर में आपको शांति नजर आएगी। जो आप हड़बड़ाता हुआ शरीर नजर आ रहा है, जो बिल्कुल तिलमिलाता हुआ शरीर नजर आ रहा है, गुस्से वाला शरीर नजर आ रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, हाइपरटेंशन हो रहा है, एक श्वास को कंट्रोल करने से ये सारी चीजें ना आपको प्रत्यक्ष रूप से एक इंसान में कम होती हुई नजर आएंगी। जो इंसान बिल्कुल टेंशन में रहता है ना, यार ये हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, अच्छा ये हो गया, अरे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अरे भूखमरी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप अपने श्वास को कंट्रोल कर लीजिए। आपकी जो मन की संवेदनाएं हैं, आपकी जो बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, तनाव है, बहुत ज्यादा द्वेष है किसी के साथ, बहुत ज्यादा प्रेम है, अति प्रेम है किसी के साथ, वो सब धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप अपनी श्वासों को, आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद से सीरियसली लेंगे और इसकी वैल्यू करेंगे, इज्जत करेंगे, क्योंकि श्वास का जिक्र आप किसी भी एरोबिक्स में चले जाइए, आप जिम में चले जाइए, आप जुम्बा में चले जाइए, इतने जोरों से गाने में जाके जुम्बा कराते हैं, उनको पता ही नहीं कि वो श्वास कैसे ले रहे हैं, बस वो डांस कर रहे हैं जैसे एक जोकर कर रहा है। पर ये योग नहीं है, ये श्वास का पूरा आयाम नहीं है। ठीक है, तो आप अपने प्राणमय शरीर के ऊपर काम करें। इस सेशन के बाद मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। अगर कोई सवाल है तो भी हमारे पास है कुछ मिनट, हम जरूर सवाल ले सकते हैं। 6 मिनट है। हाँ जी, किसी के पास सवाल है कौन सा पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो, नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते, हरिओम। नमस्ते मैम। मैम ये जो आपने बताया है फर्स्ट शुरू में ये 5 जो कोर्स बताए हैं, तो उसमें का मैम ये 4 टाइम्स, ये चौथे नंबर कोर्स है विज्ञान में, मैम इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, तो विज्ञान में कोश क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप मान लो चले जाओ 3-4 हजार साल पहले, है ना, तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, आर्यभट्ट जैसे आपने सुना होगा। आर्यभट्ट हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक है।
अब वो यहाँ बैठे हुए हैं और उन्होंने यहाँ से इस चीज का पता लगा लिया कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी दूरी कितनी है, दूरी मतलब एक्सिस कितना है, उसका डायमीटर कितना है, उसका सर्कमफ्रेंस कितना है। तो मैं एपीजे अब्दुल कलाम की आपको यहाँ पर बात बताऊंगी, या मैं आपको बात बताऊंगी कोई ऐसे इंसान की जिसकी बुद्धि बहुत मतलब गिनी जाती है। अब जनरली हम वैज्ञानिकों को ही ऐसे कंसिडर करते हैं। तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका शरीर बहुत स्वस्थ है, आप आपके जो इमोशंस हैं वो आपने बिल्कुल बैलेंस कर रखे हैं कि मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है, दुख भी नहीं हो रहा है। पर ये होने के बावजूद भी आप कैसे कम्युनिटी को, अपने अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को, अपनी बुद्धि को कैसे आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर इंसान स्वस्थ है तो हमारे पास कूलर कभी आएगा ही नहीं, हमारे पास एसी कभी आएगा ही नहीं। हम में से कुछ ऐसे होंगे जो अपने मन पे काबू करने के बाद भी अपनी बुद्धि को लगाएंगे, बुद्धि को कुछ नया करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए लगाएंगे। कुछ लोग होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है, जिनकी मेमोरी जो होती है बिल्कुल इतनी मस्त होती है। कैसे? क्यों? क्योंकि उनके मन के ऊपर तो उन्होंने काम कर लिया, पर उन्होंने अपनी बुद्धि के ऊपर काम नहीं किया है। तो बुद्धि आपको सही है वो निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और आपको बहुत क्रिएटिव बनाती है। मैं सिर्फ आविष्कारों की बात नहीं कर रही। अगर आप म्यूजिक को देख लें, जो लोग धुन बजाते हैं, जो धुन क्रिएट करते हैं, वो पसंद करते हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। या तो मैम। आविष्कार करने, खोजने या कुछ किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आने के लिए वैक्सीन नहीं है। अब जो लोग स्वस्थ हैं, क्या वो अपना दिमाग लगा रहे हैं? नहीं। जो स्वस्थ है, जिसका प्राण बैलेंस है, जिसका जिसका मन एकाग्र है और फिर वो अपनी बुद्धि लगा रहा है उस साइंस लेबोरेटरी में, वही कोवैक्सीन कोविशील्ड लेकर आ पाएगा। हम सब नहीं लेकर आ पाएंगे। नो मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई? और कोई है? किसी का कोई सवाल, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ भी शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। फीडबैक जो होगा वो मेरे लिए भी और बहुत। किसी का कोई सवाल नहीं है? मैम ये जो सेमिनार है तो वीकली होता है एंड ये फिर मैम कभी कभी होता है? नहीं, हम वीकली अलग अलग करते हैं मैम सर, अलग अलग टॉपिक ओके पे मैम। करते हैं। मैम मैम मतलब अलग अलग टॉपिक पे करते हो मैम, ये वीकली होता है एंड कभी कभी मतलब नहीं, और नहीं वीकली होता होता है? है, वीकली वीकली होता है, वीकली वीकेंड पे होता है। ओके मैम। तो मैम ये सेम इसका मतलब क्या कहते हैं, जो पासपोर्ट एंड आईडी सेम रहती है एंड चेंज होता रहता है टाइम टाइम पे? आपको इंफॉर्मेशन मतलब आपको सूचना दी जाएगी अगर आप हमारे टीम के साथ है। आपको ये क्या मैम? वेबिनार के बारे में सूचना मिला था ना, तो वही लोग आपको सूचना देते रहेंगे अगले वेबिनार के बारे में। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम मैं पूछ रहा था, बलबीर बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक सामान्य जो मनुष्य होता है तो वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और कितनी बार छोड़ता है दुनिया में। ये तो अभ्यास बताया था आपने, वो तो अभ्यास पे डाल रहता है मनुष्य, जैसे अभ्यास करेगा तो वैसे डाल लेगा। लेकिन आज की दुनिया में जो मानव जाति है वो औसतन कितना सांस ले रहा है, इसके बारे में थोड़ा जान। तो औसतन जो आज का मनुष्य नॉर्मल सांस ले रहा है वो 1 मिनट में 8 से 12 के बीच में ले रहा है। कोई 8 ले लेते हैं, कोई 12 लेते हैं। ठीक है, 8 से 12 के बीच में। हाँ। हाँ ठीक ठीक। ओके मैम। धन्यवाद। और कोई है जो सवाल पूछना चाहते हैं? हेलो, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि जैसे अभी आप बता रहे हो कि एक सामान्य व्यक्ति है जो 8 से 12। हेलो, आवाज सुन पा रहे हो मेरी? जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि एक सामान्य व्यक्ति 8 से 12 सांस लेता है और छोड़ता है, तो ये अगर वो सांस की गति किसी की ज्यादा है, मतलब वो 20 ले रहा है या 15 ले रहा है, तो उसके लिए क्या करे वो? उसके लिए आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आप ध्यान दें। जैसा मैंने आपको बताया कि आप 24 घंटे हर आने जाने वाली श्वास को तो नहीं देख पाएंगे, हर मिनट तो नहीं देख पाएंगे, पर आप ये कीजिए कि आप
10 मिनट शांति से बैठिए, जब आपको कोई आपका परिवारजन जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, और आप 10 मिनट तक ये देखिए कि 10 मिनट में मैं जितनी कम श्वास जो ले सकता हूँ मैं उतनी लूँ। यानी कि ये कैसे करेंगे, आपको अपनी अवधि बढ़ानी होगी, लेने की अवधि, छोड़ने की अवधि और रोकने की अवधि। तो पहले ना आप सिर्फ लेने और छोड़ने के ऊपर ही, मतलब लेना का मान लीजिए हमने 4 सेकंड किया, छोड़ने का आपने 4 सेकंड किया, यानी 8 सेकंड की आपकी एक श्वास। आपने इस तरीके से करना शुरू किया। उसके बाद जब आप 4 सेकंड से आप बढ़ गए, तो उसके बाद आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा 4 सेकंड मैंने ली, 4 सेकंड में होल्ड करूंगा, मतलब मेरी श्वास जो अंदर के अंदर रहेगी वो रहेगी 4 सेकंड। मनी मन आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, और उसके बाद 1 2 3 4 सेकंड में आपको निकालना है, ऐसा नहीं करके निकालना। निकालने का भी धीरे धीरे एक लयबद्ध तरीका है कि आप इस तरीके से 4 चरणों में 4 सेकंड में अपने पूरे शरीर की श्वास है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसे आप बाहर कर दें। तो ये 10 मिनट आप कीजिए स्टार्टिंग में, है ना, किसी भी वक्त। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि जब आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो ना, तभी सब कुछ छोड़ के वो 10 मिनट वहीं से निकालो, मतलब शांति में से शांति के 10 मिनट निकालने से बेटर है उस टाइम आप 10 मिनट निकालो जब आपको सबसे ज्यादा ऐसा लगता है कि मेरी श्वास बहुत ज्यादा हो गई, वो आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। उस वक्त आपका गुस्सा शांत होगा। ठीक। और कोई ओके, थैंक यू मैम। और कोई सवाल है किसी का? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका, बहुत अच्छे से आपने सबको समझाया। हम एक एंडिंग श्वास लेना। हाँ सेशन खत्म करेंगे। हाँ जी, हम एक एंडिंग छोटे से हाँ मंत्र के साथ सेशन खत्म करेंगे, ठीक है। जरूर। तो कमर पीठ गर्दन आपको स्ट्रेट रखनी है, निचली कमर, मध्य कमर, ऊपरी पीठ, कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स रखने हैं। हाथों को आप इस तरीके से, ज्ञान मुद्रा कहते हैं इसे आप बना लीजिए, और इसे आप अपने घुटने पे रख सकते हैं। अगर आप आलकी मालकी मार के बैठे हुए हैं, अगर आप कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, तो आपके दोनों पैर के जो तलवे हैं वो जमीन के ऊपर रखे हुए होने चाहिए। चलिए, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट का भाव, आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी और सिर्फ शांति से सुनिए। सभी मुंह पे रहिए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में घर्षित करेंगे, खड़प कीजिए, अच्छे से लगाइए आंखों की पलकों के ऊपर, आंखें कोई नहीं खुलेगा, बंद आंखों से नीचे देखेंगे, पहले आंखें बंद ही रखिए, नीचे देखिए, नीचे देखते देखते आंखें खोलेंगे और हाथ हटाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंदाकिनी जी। थैंक यू थैंक यू मैम। आई होप आप अच्छे से इसका अनुसरण करें। आप म्यूट पे हैं ना, माधवी जी आप म्यूट पे। थैंक यू सब लोग, आप लोग सब आए। हाँ जी, सोनू कुमार कुछ पूछना चाहते हैं क्या? उन्होंने से थम्स अप डाला है। थैंक यू रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ने में। आशा करते सब लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। अब ध्यान से श्वास लेने के ट्राई करेंगे सब लोग, कोशिश करते रहेंगे और उम्र बढ़ाते रहेंगे, इम्यूनिटी बढ़ाते रहेंगे। सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।